आज हम जो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में कि कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, क्या क्या कांग्रेस के अलग अलग चरण रहे और कैसे कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ी। तो उस चीज पे आज हमारा डिस्कशन फोकस होगा कि हम केवल किसकी बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, या कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण सत्र हैं कांग्रेस के, उन सब चीजों की डिस्कशन जो है हम आप लोगों के साथ करते हैं। चलिए तो देखते हैं कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कांग्रेस शब्द होता है, इस कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। क्या अर्थ है? लोगों का समूह। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ होता है कांग्रेस का। अभी जो कांग्रेस है वो एक राजनीतिक संगठन था भारतीयों का, जिसने क्या दिलवाई, भारतीयों को आजादी दिलवाई, या भारत की आजादी में जो है काफी अहम योगदान जो है वो कांग्रेस का मानते हैं हम लोग, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा संघ था जिससे जो है भारत में, जिसमें एक फेविकॉल की तरह, एक गम की तरह काम किया, लोगों को चिपका करके रखा, और फाइनली जो है हम लोग क्या कहते हैं, आगे जो है वो बढ़ पाए। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कांग्रेस की। ये एक राजनीतिक संगठन है ना। पहले ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है की तरह आने वाला था, कि पहले ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेगा, परंतु ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बनके इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन नेशनल यूनियन, ये दो बातें चल रही थी, ना बन करके दादा भाई नौरोजी के कहने पर, है ना। तो ये जो कांग्रेस नाम है, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है, और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम क्या पड़ गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम पड़ गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम पड़ गया। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई है ना। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई है, और 1885 से यह संगठन अभी भी कार्यरत है, और भारत के महत्वपूर्ण दलों में से एक है। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, वो रहा एओ ह्यूम का। किसका रहा? एओ ह्यूम का। एओ ह्यूम जो है, ये एक ब्रिटिश सिविल सेवक है। कौन है? ब्रिटिश सिविल सेवक। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस वक्त भारत के जो वाइस रॉय थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो स्थापना के बाद कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, ये पहला अधिवेशन होने वाला था पहले पूना में, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण ये कहां शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो गया बंबई में। कहां शिफ्ट हो गया? बंबई में। ये जो है ये स्थानांतरित कर दिया गया, क्या आपका जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अब अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस को हम तीन चरणों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला चरण जो था वो हम कहेंगे मॉडरेट चरण, या जिसको कई लोग उदारवादी भी कहते हैं। ये उदारवादी चरण है। ये 1885 से लेकर के आपका चला 1905 तक। अगला जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, या जिसको हम चरमपंथी मान लेते हैं, ये चला आपका 1905 से लेकर के 1915 तक। और फिर गांधीवादी युग या गांधीयन एरा, जिसको हम गांधीवादी युग कह देते हैं, गांधीवादी युग जो है ये शुरू हुआ 1915 में, और ये चला 1947 तक, है ना। फिर कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इमर्ज होती है, और आज भी जो है वो कार्यरत है। समझिए, अब ये जो मॉडरेट फेज है, या जो उदारवादी चरण है, ये उदारवादी चरण कहलाता है इनके तरीकों से। ठीक है, इनके तरीके जो थे वो थे प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट के। ये इन तीन तरीकों से काम करते थे। कौन? आपके उदारवादी। इसलिए, और फिर जो इनके नेता थे, इनके कारण।
है ना। नेता भी वैसे ही हैं उदारवादी, जैसे अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख नेता है। फिर अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी एक प्रमुख उदारवादी नेता है। फिर अगर हम बात करें आरसी दत्त, ये भी एक प्रमुख उदारवादी नेता है। फिर हम अगर हम बात करें डीई वाचा, ये भी एक उदारवादी नेता है। हम बात करें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये भी एक उदारवादी नेता है। और फिर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें देखें, अगर हम बात करने लग जाएं आपके महादेव गोविंद रानडे, या जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, महादेव गोविंद रानडे, ये भी जो है क्या है, एक उदारवादी नेता है ना। तो ये इनकी मांगे भी उदारवादी थी। ये थोड़ी बहुत जो है मांगों के लिए जो है ये सामने आए थे। इनका तरीका जो है वो बिल्कुल ही एकदम बहुत ही साम्यवाद कह रहा हूं, बहुत ही सामाजिक और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अपनी ये मांगे रख रहे थे, इसलिए ये उदारवादी कहलाए। अगले जो है जिनको हम चरमपंथी, जिनको हम क्या कह देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चरमपंथी कहते हैं। चरमपंथी, या इनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी कह देते हैं कि ये लोग कैसे थे, चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। ठीक है, या दो बातें चलती हैं, ये गरम दल भी इसको कहा जाता है, और जो इसके पहले हमने पढ़ा वो नरम दल वाले थे। अगर हम यहां देखें तो ये नरम दल है, और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक गरम दल है। अब चरमपंथियों की विचारधारा जो है वो एकदम स्पष्ट है कि भाई साहब भारत उपनिवेश है, और हमें जो है इस उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना है। और इसके जो प्रमुख चार नेता हैं, जिनको हम लाल बाल पाल या घोष, या लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल कहते हैं, या अगर हम देखें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और साथ में आपके औरोबिंदो घोष, और बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है क्या है, प्रमुख नेता हैं किसके, आपके जो है चरमपंथी चरण के। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम एक आध दो और, तो चिदम्बरम पिल्लई भी जो है एक प्रमुख जो है कैसे नेता थे, ये भी एक चरमपंथी नेता है। पर खास तौर पर बात लाल बाल पाल और घोष की होती है। तो चिदम्बरम पिल्लई, अजीत सिंह का भी अगर हम नाम लें, तो ये सब भी जो है कैसे हैं, ये चरमपंथी नेता है। तो ये दो अलग अलग गुट जो है ये कांग्रेस में बने हुए हैं, एक उदारवादी गुट है और एक चरमपंथी, या अगर हम नरमपंथी, या अगर हम सॉरी चरमपंथी या गरम दल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण सेशन है, जो महत्वपूर्ण सत्र हैं, उनका अवलोकन कर लेते हैं, जिनसे अधिकतर अगर हम देखें परीक्षा में जो सर्वाधिक सवाल है वो महत्वपूर्ण सेशन से ही बनते हैं। तो अगर हम देखें तो जो सबसे पहला सेशन है, जो सबसे पहला सेशन है, जैसा मैंने बताया पहले ये पूना में होने वाला था, पर ये फिर कहां हुआ, बॉम्बे में हुआ। ठीक है, 1885 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, और ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। दूसरा सत्र की अगर हम बात करें, दूसरा सत्र जो है ये हुआ है कलकत्ता में। ठीक है, और ये हुआ है आपका 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी। और अगर देखें तो ये जो पहला सत्र है इसमें केवल 72 डेलीगेट जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है तीसरा सेशन। तीसरा सेशन जो है ये हुआ है मद्रास में। कहां हुआ है, मद्रास में, 1887 में। इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तायब जी। कौन है अध्यक्ष, बदरुद्दीन तायब जी। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। कौन है ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट।
ठीक है, अगला जो है वो है चौथा सेशन। चौथा सत्र जो है ये हुआ है आपका इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद में हुआ है। ये हुआ है 1888 में, और इसके जो क्या कहते हैं आपके अध्यक्ष हैं वो है जॉर्ज यूल। और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट है। कौन है पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट किसके? कांग्रेस के। ठीक है, इसके बाद जो अगला सत्र है वो 1896 का सत्र है। अब आप सीक्वेंस हिसाब से याद रखते जाएंगे, है ना। 1896 का सत्र है, और ये हुआ है आपका कलकत्ता में। ठीक है, और ये किसने किया है? ये किया है रहमतुल्लाह सयानी ने, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। रहमत उल्लाह सयानी जो है इसके अध्यक्ष थे इस सत्र के। और इसमें इस सत्र की विशेषता यह है कि इस सत्र में पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम ये जो है गाया गया। और पहली बार वंदे मातरम जब गाया गया, ठीक है, और ये गाया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपन अगले सत्र की तरफ। अगला सत्र जो है ये 1901 का है ना। ये भी कलकत्ता में हुआ। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डिनशॉ ई वाचा या डी ई वाचा, जिनकी अभी हमने बात की थी। ठीक है, और इसमें पहली बार पहली बार गांधी जी कांग्रेस पटल पर दिखे, है ना। पहली बार गांधी जी कांग्रेस पटल पर दिखे। ठीक है, वैसे पहले तो नॉन पॉलिटिकली एक्टिव आदमी थे, फिर पहली बार जो है इसमें वो दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सत्र जो है वो है 1905 का सत्र, और ये हुआ है बनारस में। कहा हुआ है? बनारस में। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे। और इसमें स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया। ठीक है, ठीक। अगला सत्र जो है ये 1907 का सत्र है, और ये काफी जरूरी सत्र है। 1907 का सत्र हुआ सूरत में। इसके अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस। कौन बने? रास बिहारी बोस। और इसमें हुआ सूरत विस्फोट या सूरत स्प्लिट। क्या हुआ? सूरत स्प्लिट। और एक्सट्रीमिस्ट को, जो चरमपंथी हैं, इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। इनका क्या होगा? कांग्रेस से निष्कासन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सत्र जो है वो है आपका 1911 का सत्र। ठीक है, 1911 का सत्र जो है ये हुआ है कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर या बीएन धर। बीएन धर जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इस सत्र में जनगण मन जनगण मन जो है ये पहली बार गाया गया। ठीक है, जनगण मन जो है वो पहली बार गाया गया किसमें? 1911 के सत्र में। अगला जो है, अगर हम बात करें तो 1916 का सत्र है। ये भी अपने आप में बहुत जरूरी सत्र है। ये हुआ लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसमें विशेष क्या है कि ये लखनऊ पैक्ट के लिए जाना जाता है ना। लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ गए, और चरमपंथियों को वापस से कांग्रेस में ले लिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला जो जरूरी सत्र है वो 1917 का। 1917 का सत्र कहां हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी इसके अध्यक्ष? एनी बेसेंट। और ये किस लिए जाना जाता है? फर्स्ट सेशन प्रिसाइडेड बाय फीमेल। ये ऐसा पहला सत्र था जिसकी अध्यक्षता कौन थी? एक महिला ने अध्यक्षता की है। ठीक है, अगर हम अगली बात करें तो अगला जो है वो है आपका 1900
1922 का सेशन, ठीक है, 1922 का सेशन ये हुआ गया में। उसके अध्यक्ष थे सी आर दास, और यहां पर सी आर दास नाराज होकर क्या बना लेंगे, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो हो जाएगा किससे, 1922 के सत्र से। अगला जो है वो 1924 का सत्र, ये बहुत जरूरी है। 1924 का सत्र हुआ कहां, बेलगाम में, और ये बेलगाम कर्नाटक में है। और इसके अध्यक्ष थे मोहनदास करमचंद गांधी। और ये ऐसा पहला सत्र है या इकलौता ऐसा सत्र है जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं, महात्मा गांधी बने हैं। ठीक है, चलिए अगला सत्र हुआ 1925 में। ठीक है, 1925 का ये जो सत्र है ये होता है आपका कानपुर में। इसकी अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। और ये ऐसा पहला सत्र है जिसको प्रिसाइड किया किसने, इंडियन वुमेन ने, इंडियन फीमेल ने। ठीक है, तो ये 1925 का सत्र। अगला जो जरूरी सत्र है वो है 1929 का, ये हुआ लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस सत्र के अध्यक्ष रहे हैं। और इस 1929 के सत्र में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पारित हुआ। किसके लिए फेमस है ये, पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है, या जो पूर्ण स्वराज का इन लोगों ने प्रण लिया वो पारित हुआ, पूर्ण स्वराज का वो पारित हुआ। और साथ ही साथ जो है इसमें गांधी जी को कहा गया, गांधी जी को सीडीएम की अनुमति, सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति जो है वो मिल गई 1929 के सत्र में। अगला जो महत्वपूर्ण सत्र है वो है 1931 का सत्र। ठीक है, ये हुआ कराची में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो है इसमें अगर हम देखें तो 1931 वाले जो है फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे रेजोल्यूशन पारित हुआ। फंडामेंटल राइट्स एंड रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ये दो चीजें जो है ये हुई हैं किसमें, आपके 1931 वाले सत्र में। ठीक है, अगला जो सबसे जरूरी सत्र है वो है आपका क्या कहते हैं 1937 का सत्र। ये हुआ फैजपुर में। ठीक है, इसको किसने प्रिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये ऐसा पहला सत्र है जो गांव में हुआ, जो किसी गांव में हुआ था। ठीक है, ये 1937 का फैजपुर का सत्र। अगला जो है वो 1938 हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा का सत्र। और जो क्या कहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया, इसको किसने प्रिसाइड किया, सुभाष चंद्र बोस को। यहां पर बनी नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या बनी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और इसका प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, अगला जो सबसे जरूरी सत्र है वो है 1939 का। ये त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी जबलपुर में है। इसके अध्यक्ष पुनः बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। और यहां पे होगा त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी क्राइसिस। और त्रिपुरी क्राइसिस के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देंगे, कांग्रेस से त्याग पत्र दे देंगे और वो स्थापना करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की। कौन करता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ठीक है, अगला जो है फिर 1941 से लेकर के 1945 तक कोई सत्र नहीं होता।
अगला जो महत्वपूर्ण सत्र है वो है 1946 का। ये होता है आपका मेरठ में। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और ये आजादी के पहले का है। और जिस वक्त भारत को आजादी मिली उस वक्त भारत के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जेबी कृपलानी। तो ये थे महत्वपूर्ण सत्र जो है किसके, कांग्रेस के। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों में मैं प्रकाश डाल देता हूं। जैसे सबसे युवा थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा थे, ठीक है। सबसे बुजुर्ग या सबसे ओल्ड, ये थे दादा भाई नौरोजी। पहला आप देख ही चुके हैं, है ना। लगातार दो बार जो है वो, एक तो कौन रहे हैं, एक तो आपके सुभाष चंद्र बोस लगातार दो बार रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू लगातार दो बार रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये दो लोग हैं। और साथ में सर्वाधिक बार अगर हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजादी के पहले सर्वाधिक समय के लिए, क्योंकि 1941 से 1945 तक कोई सत्र नहीं हुआ। और 40 वाले सत्र के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये थी कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आप सभी को कांग्रेस के बारे में जो भी फैक्चुअल डेटा है वो सारा क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस को लेकर के आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं आपको, और होप हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर जो है आगे बातों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।